नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर इसके अंक 2 में आज हम आपसे बात कर रहे हैं उन खबरों पर और जिनके पास आज पूरे दिन अखबारों की सुर्खियों में है और फिर वो आपको हर तरफ सुनने को मिलेगी। उनमें सबसे बड़ी खबर आज भी अगर आप तमाम अखबारों पर गौर कर रहे हैं तो ज्योति मल्होत्रा की है। ये खबर अब बड़ी होती जा रही है। जितना हम अंदाज लगा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इस खबर का परास होता जा रहा है, क्योंकि कल अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई है और जिस तरह की पूछताछ में सूचनाएं सामने आ रही हैं वो एक परेशानी का सबब हो सकती हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी तादाद जो सोशल मीडिया के एक डेमोक्रेटाइजेशन का प्रतीक भी है, लेकिन उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की नज़र थी और उसने इसका इस्तेमाल किस तरह किया ये इसके छिलके उतरते जा रहे हैं। एक और यूट्यूबर से बातचीत की गई, पुलिस एजेंसीज ने उससे पूछताछ की, कई घंटों तक उससे पूछताछ हुई है। ये ज्योति के साथ थी, ज्योति मल्होत्रा की दोस्त है और ये भी पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। यानी उस पर भी जांच एजेंसियां ये चेक करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कहीं कोई कंप्रोमाइज हुआ है जिसके चलते भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ है। इस पूरी जांच में जिस तरह से सामने आ रहा है कि अलग अलग जगह पर ज्योति मल्होत्रा के जिन लोगों से रिश्ते थे, और खास तौर से उस वीडियो को आप सब देख चुके हैं जिसको उसने अपने यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो में भी डाला हुआ था, जिसमें वो दानिश जो पाकिस्तान का उच्चायोग का कर्मचारी है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा घुली मिली दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, और उसके साथ साथ ये तो अलग अलग जगह पर लिखा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वो शादी भी कर चुकी थी। हालांकि उसकी पत्नी से वहाँ इंट्रोड्यूस कराता है वो, और उसकी पत्नी अगर आप देखते हैं तो वो गौर से देख रही है, बार बार कभी दानिश को देखती है और कभी ज्योति को देखती है एक दूसरे से बात करते हुए। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही, लेकिन जो बड़ी चीज़ सामने आई है वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स और मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत करते हैं जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते हैं। वो तमाम लोग, उनके लाखों सब्सक्राइबर भी हैं, उनको अलग अलग इंस्टाग्राम से लेकर हर एक जगह पर उनके डिजिटल सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं। और ये बात जो सामने आ रही है अब एजेंसी से, जो लोगों का जो उनके जानकार हैं उनके मुताबिक ये बड़ा एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ज्योति के पहलगाम में जाने की खबर आई है, जो जिसको वो चेक किए जा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या बना था, क्या क्या उसमें वहाँ उस पूरे हिस्से में शूट किया गया, और उस शूट को अपलोड करने के अलावा भी क्या कोई इस तरह के फुटेज बचे थे जो कहीं और भेजे गए हों। ये जो डिजिटली सिग्नेचर्स हैं, जो डिजिटली जो उनको फोरेंसिक्स है उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि और भी फ़ोन होने की उम्मीद में पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तो रिमांड पर चल रही है, लेकिन अगर पहलगाम का कोई रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि यात्रा के शो करती थी तो पहले नज़र में तो आप कह सकते हैं कि वो कोची भी, भुवनेश्वर भी और तमाम जगह पर गई है, तो लिहाजा उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो देश में घूम घूम कर अपना इस तरह का कंटेंट तैयार करते हैं और देश के लोगों को जानकारियाँ देते हैं और उनको लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन 25 जनवरी को इसको अगर आप पूर्व डीजीपी शिषपाल सिंह वैद्य के उस पर जाते हैं ट्विटर पर, तो इस पर भी आप देखेंगे कि वो वहाँ जाने की बात की जा रही। 25 जनवरी को वो पहलगाम में थी और उस तमाम जगह पर क्या वीडियो बने थे और उन वीडियो का क्या फिर इस्तेमाल हुआ, ये फिर मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को मालूम है इस समय हिंदुस्तान की जेल में हिंदुस्तानी एजेंसियों के पास तहव्वुर राणा है, जिस तहव्वुर राणा ने रिचर्ड हेडली को हिंदुस्तान में रेकी करने भेजा था, और जिसकी रेकी पर इतना बड़ा ऑपरेशन, यानी हिंदुस्तान की धरती पर किया गया सबसे बड़ा आतंकी ऑपरेशंस जो लश्कर तैयबा ने किया था, मुंबई अटैक, वो उसी की रेकी पर बना था। और वो यहाँ एक एजेंट के तौर पर था, जो ट्रैवल एजेंट के तौर पर बाकी तमाम जगह के लिए तहव्वुर राणा की कंपनी से ही वो यहाँ कंपनी खोली गई थी, उसमें वो काम करता था। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये सिग्नेचर अगर उधर जाता है तो लगभग उसी जैसा एक ऑपरेशन अंजाम देने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग भी अगर आप देखते थे मुंबई की आर्थिक उस पर
चोट करने की कोशिश की गई थी, जिस पर लगातार पाकिस्तान चोट करने की कोशिश करता है। और इसमें भी कश्मीर के उस पूरे जो कश्मीर का पूरा सिस्टम था, जो जिस तरह से इस 2019 के बाद और इस चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव हुए वहाँ, भले ही वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जिस तरह से एक माहौल दिख रहा था कि वहाँ टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं। एक आम फहम बात ये कही जाती है, खासतौर से सरकार इस पर ज़रूर दावा करती है, हालांकि जो कश्मीर की समस्या को गहराई से समझते हैं वो इस तरह के फेज़ को कई बार आते जाते देख चुके हैं। लेकिन एक पैराफिनेलिया में ये बात तो आती है ना कि वहाँ एक माहौल शांत हो रहा था, वहाँ बिजनेस बढ़ रहा था, लिहाजा उस पर चोट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। और क्या उसके लिए उसने यूट्यूबर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यूट्यूबर्स यानी जो अलग अलग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उन पर पाकिस्तान आसानी से निशाना साध रहा है, उनको अपने कंट्रोल में ले रहा है और उनको इतना प्रभावित करके उनसे इस तरह का कंटेंट बनवाया जा रहा है जिससे उसको फ़ायदा मिल सके और उसका एजेंडा आगे बढ़ सके। तो ये बात ज्योति मल्होत्रा की पूछताछ में आ रही है और भी जो उसके साथ जो भी कनेक्ट में थे उनके साथ वो जाने, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी आपने देखा होगा, उसके पिता का 58 गज का एक मकान है जिसमें वो रही है, पली है, बड़ी है। एजुकेशन का अगर आप देखते हैं तो 12th तक की एजुकेशन थी, BA उसने वैसे किसी यूनिवर्सिटी से शायद रेगुलर में नहीं किया है, लेकिन उसका जो रहन सहन था वो उसकी उस कमाई का रिश्ता नहीं जुड़ता है, यानी बहुत हाई प्रोफाइल था। हो सकता है ये चूँकि यूट्यूबर्स को अगर इस तरह से उसके जो वीडियोस थे उनमें कहीं 5-6 लाख भी हैं, तो कुछ एक रिमोट चांसेस ये भी है कि वो अपने इस पैसे का इस्तेमाल, लेकिन वो आपको घर में दिखाई नहीं देता है। और ये बात बहुत बड़ी है कि इस पूरे मसले में एयरप्लेन्स में जो फर्स्ट क्लास का सफ़र करना वो नॉर्मली आपने देखा होगा आम आदमी भी नहीं करता, खासतौर से बिजनेसमैन्स भी बहुत कम फर्स्ट क्लास एयर का टिकट लेकर करते हैं। इसकी यात्राओं में पता चला कि वो फर्स्ट क्लास से ही सफ़र क्या करती थी, महंगे होटलों में ठहरती थी और इन तमाम जगह। और चीन में जाने का कनेक्शन भी एक बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसमें याद कर रही हो, अगर आपको वो वीडियो याद आ रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी एम्बेसी में के प्रोग्राम में शामिल हो रही है और उसको जब एक उससे मिलाया जाता है, चीनी एक डेलीगेशन से 3 लोग उसमें खड़े हैं, तो वो सीधा पूछती है कि चाइना मुझे वीज़ा देगा क्या, और वो इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो चाइना वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, इस पर बातचीत हो रही है। तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अभी इसमें और बहुत चीज़ें निकलनी बाकी हैं, ऐसा एजेंसीज़ के लोगों का कहना है, क्योंकि जैसे जैसे ये जांच बढ़ रही है इसका इशारा खतरनाक उस तरफ हो रहा है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके हक़ में आने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये केस खारिज हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा और ये कानून तो ये तो बाद की बात है, लेकिन आज के वक्त जो देखा जा रहा है उसमें ये ज़रूर है कि ये जाँच की दिशा लोगों को परेशान कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान पर और उस प्रतिनिधिमंडल पर बहुत सारी खबरें हैं, उस पर मुझे लगता है कि हम लोग इतनी डिटेल्ड बातचीत कर चुके हैं कि जब तक उसमें कुछ नया नहीं आता उनको आप उन खबरों को सिर्फ अखबार की एक वो खबरें देखें। एक जो खबर है जिसके लिए मैं आपको हम लोग इतनी चर्चा कर रहे थे वो ये थी, ना तो कोई बारात आई, ना त्रिशूल लगा, ना निशान गड़ा, ना कव्वाली हुई और ना ही गाजे वाजे जो है गोले दगते थे वो दगे। ये बात सालार मसूद की हो रही है, चूँकि मैं उस पर अक्सर बात भी कर रहा हूँ, तो लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर होगा कि कल क्या हुआ, क्योंकि जेठ के महीने में हर रविवार को वहाँ बारातें आती हैं और पहले जो रविवार होता है वो तो सबसे बड़ा जश्न का दिन होता है, आयोजन का दिन होता है। और वहाँ अलग अलग जगह से जो बारातें आती हैं उनमें दूल्हा नहीं होता लेकिन दहेज का सामान होता है। हर एक में 300-400 जायरीन होते हैं जो नाचते गाते हुए यहाँ तक आते हैं, उसकी कब्र तक आते हैं और वहाँ आने के बाद वो जो है वहाँ निशान गाड़ते हैं। पहले तो निशान गाड़ता है जिसको नेजा भी है, यानी एक हथियार की तरह, फिर दूसरा एक त्रिशूल जो उसमें शामिल होता है उस पर एक लाल कपड़ा लपेटा जाता है और उसको भी वहां गाड़ दिया जाता है। उसके इर्द गिर्द वो सारी रात जश्न होता है और गोले दगते हैं, यानी आतिशबाजी होती है, बड़ी बड़ी आतिशबाजी होती है जिसको देखने वहां लोग वैसे ही जुट जाया करते थे। और साथ में कव्वालियों का दौर चलता है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि गाजी सालार मसूद का कितना बड़ा प्रभाव जो है भारतीय जनमानस पर डालने के लिए कव्वालियों का, लेखकों का और उन तमाम का इस्तेमाल किया गया, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन कल
कल ऐसा सिर्फ कोरोना के मामले में हुआ था जब ये नहीं आए थे, लेकिन कल भी वो दिन था और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी कोर्ट ने इस पर कोई फैसला तो नहीं दिया है विस्तृत, लेकिन अभी किसी रोक को हटाया नहीं है। तो मुझे लगता है उन तमाम लोगों को जो इस पर बात करते हैं कि आखिर कैसे जो है ये सांस्कृतिक प्रदूषण को हटाया जाएगा, वो इस तरफ है। अभी ये खबर ऐसी है जिस पर हमको अभी और भी इंतजार करना है कि आखिर इसमें ये खबर अनफोल्ड कैसे होती है, यानी फैसला क्या आता है, वो विस्तृत फैसला पढ़ने की ज़रूरत होगी और उस पर हम लोग विचार भी करेंगे जब वो आएगा। अभी वो रिजर्व है। एक दूसरी खबर ये थी, एक पॉलिटिकल खबर बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है कि यूपी में अभी से चुनाव की तैयारी बीजेपी करने लगी है और ये उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है तो उसको अपनी बहुत सारी कमियों को दूर करना होगा। खास तौर से जिस तरह अभी वो शो कर रही है, इस तरह बाद में जब टिकट देते हैं तब नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह का टिकटों का वितरण हो गया था। लेकिन आज की डेट में जो खबर है जिस पर मुझे लगता है कि नज़र रखने की ज़रूरत है, बीजेपी अपने विधायकों का एक ऑडिट कराएगी। भाजपा सरकार बीजेपी का यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है उसके विधायकों का एक सोशल ऑडिट कराना है, जिसमें ये देखा जाएगा कि उस विधायक ने जो उसको निधि मिली उसको कहाँ खर्च किया और उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ। दूसरा कि उसकी जन सक्रियता कितनी रही, यानी जो प्रोग्राम्स हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, उसमें वो कितना ज़्यादा रहा, उसका मैसेज क्या गया और पार्टी को उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक बहुत बड़ा विस्तृत उसकी सवाल वो तैयार किए जा रहे हैं, एक पूरा परफॉर्मा बनाया जा रहा है। उसके आधार पर फिर इन विधायकों को ए बी सी इन 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। यानी ए श्रेणी के विधायक वो होंगे जिनको टिकट देने में पार्टी को सोचना नहीं है, हिचकना नहीं है। बी श्रेणी पर उनको देखना है कि इनके साथ कोई सुधार हो सकता है या इनका जो पर्सनल कनेक्ट है वो क्या है, भले ही एक सोशल जो उनके पास इनपुट है वो है, और बाद में पार्टी के हिसाब से वो देखा जाएगा। जातीय समीकरण चूंकि हर कोई पार्टी देखती है। लेकिन सी श्रेणी के विधायकों को उनके टिकट को काटने की पार्टी गंभीरता से सोचेगी। ये अभी 2027 की तैयारियां हैं, अभी 2025 है, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए तो मार्च में चुनाव हो चुके थे, तो 2022 के तो बहुत ज़्यादा लगभग 2 साल का समय भी अब पार्टी के पास नहीं बचा है। पार्टी तैयारी कर रही है और उत्तर प्रदेश में चूंकि जो बीजेपी के मुखालिफ पार्टियां वो उसको जातिगत चुनाव पर ही लेकर जाएंगी, ये बीजेपी को मालूम है। लिहाजा इस पूरे लक्ष्य में फिर योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस तरह के फैसले, जिनसे उनकी जो लोग हैं, जो यूपी की जनता है, उसको कितना प्रभाव मिला, उसमें विधायकों ने कितना योगदान दिया, ये बहुत मायने करेगा। क्योंकि 3 बार लगातार सरकार चुनने का बहुत रेयर मौका होगा। अगर हम यहाँ बात करें, कांग्रेस के अलावा शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई इस कारनामे को अंजाम दे पाया हो, तो लिहाजा तीसरी बार चुने जाने की एक बड़ी जो है गुंजाइश बनती अगर बीजेपी के लिए है, तो उसको अपने विधायकों का सोशल ऑडिट करना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे विधायकों को लेकर जनता की आवाज़ें आपको अलग अलग जगह सुनाई देती हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर हम लोग जैसे ये आगे बढ़ेगा उस पर फिर बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग है, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी का उदय उस वक्त का सबसे बड़ा चमत्कार माना गया था। ये कहा गया था कि बहुजन समाज पार्टी बहुत सदियों के बाद एक इस तरह की आवाज़ है जो दलित वॉइस को एक मुखर पर रखती है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रयोग किए गए थे, काशीराम और मायावती जिस तरह से उन राजनीतिक प्रयोगों को उत्तर प्रदेश में की थी, तो वो जो एक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स थी उसको सिर के बल खड़ा कर दिया था। यानी परंपरागत जो राजनीति थी वो उत्तर प्रदेश में आपको सिर के बल खड़ी होती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद फिर मायावती 4 बार इस राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी है, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में एक महिला और अपने संघर्ष से वहाँ पहुँची हो। और उनके फैसले हमेशा लोगों को चौंकाते रहे। कानून व्यवस्था पर एक बेहतर उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन बाद में वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो कैसे उसको 2012 में जब उस शासन की समाप्ति हुई तो तब तक किस तरह के घोटाले चर्चाओं में आए थे। लेकिन जब लंबे समय से 2012 के बाद से अब आप देख लीजिए कि 25 है, इतने सालों से सत्ता में बाहर हुई और वो एक समय पर बसपा लगभग देश भर की पहचान बना चुकी थी। देश भर में तमाम जगह पर वो सीटों पर चुनाव लड़ती थी, उसके साथ लोग होते थे। लेकिन अब चूँकि जब से मायावती जो हैं जो
अदालती कार्रवाइयों का सामना करना शुरू किया। उसके बाद से उनका जो एक बदलाव है वो मुझे लगता है बहुत कमज़ोर पड़ा। उन्होंने जो एक सक्सेशन का प्लान बनाया था वो कई बार फेल होता दिखा, और अब फिर उन्होंने आकाश आनंद को अपना जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, अभी उत्तराधिकारी तो नहीं घोषित किया है क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में अगर आप इस तरह के फैसले देखते हैं कि पहले उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाना, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना, उन्हें चुनाव की जिम्मेदारियां देना, फिर बीच में चुनाव की जिम्मेदारी से हटा देना, और फिर उसके बाद पार्टी से उनके ससुर सहित उनको निकाल देना और बहुत ही बड़ा फैसला ले लेना, उसके बाद फिर उनको वापस अब फिर जिम्मेदारी दे दी गई है और वो बिहार के चुनाव को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो जिग-जैग मूवमेंट है वो बसपा की जो अभी बचे हुए वोटर हैं, क्योंकि अभी भी उसके पास 13% के करीब का यूपी में वोट शेयर था, और अगर हम बिहार में देखें तो बहुत सारी जगह पर वो एक स्पेस बनाने की कोशिश करती हुई पार्टी दिखी। एक समय तो आपने दिल्ली में भी उसको जड़ जमाते हुए देखा था। तो बिहार के चुनाव में वो क्या असर डालेगी ये तो बहुत अरसे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त बसपा का जो कोर वोटर है मुझे लगता है वो काफ़ी संशय में है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई 2027 में होनी है, जिसमें एक बड़ा आज भी फैक्टर है बसपा, और कुछ सीटों पर हमेशा से, भले इस बार उसके पास 1 सीट हो, वो भी व्यक्तिगत विधायक के अपने विधायक बहुत ही ज़्यादा जनता के साथ उनका कनेक्ट था, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बीजेपी बसपा का जो वोटर है वो कहीं भी जाता है तो उस पूरे चुनाव की रंगत बदल सकती है। तो इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आकाश आनंद एक जो चंद्रशेखर आज़ाद या रावण जो सांसद अब है नगीना से, उसकी चुनौती को समझ रहे हैं कि अब जनता उससे आगे बढ़ना चाहती है, उनका कोर वोटर और बड़ा चेंजेस चाहता है। हालांकि जिस तरह की पॉलिटिक्स को चंद्रशेखर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक दौर तो खत्म हो चुका था। अब उसमें देखना है कि वो तुष्टीकरण के सारे या मुस्लिम वोटों के गठबंधन को दलितों के साथ बांध के जिस तरह के वो बयान करते हैं वो आगे कितना जाती है, और उसकी काट के तौर पर आकाश आनंद एक अच्छी शुरुआत तो करते हुए दिखे थे। लेकिन अब ये फैसला एक के बाद एक फैसला है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही ज़्यादा वो लगता है एक लगातार जो पकड़े जा रहे हैं। जो मैं ये कह रहा था, उत्तर प्रदेश में एक और कल पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शहजाद, इसके लिए पाकिस्तान के अलग इसके कॉन्टेक्स्ट पकड़े जा रहे हैं, और सब जगह एक ही मॉडस ऑपरेंडी समझ आ रही है। चाहे आपने देखा होगा कि नोमान जिसको पानीपत से उठाया था हरियाणा पुलिस ने, और वो रहने वाला कैराना का था, कैराना में भी उसका यही तरीका था कि वो उस अपने अकाउंट्स में पैसे आने के बाद अलग अलग लोगों को बांट रहा था। इधर से भी पाकिस्तान को पैसे जा रहे थे, यहाँ से भी अलग अलग खातों में पैसा दिया जा रहा था। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी देखा जा रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत अरसे से इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही थी। एक और मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारी अभी और खुलासे होंगे कि कितने ऐसे हैं, और इसके बाद सरकार इस पर मुझे लगता है शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स तो पहले भी होंगे, लेकिन अब उन पर ज़्यादा तेज़ी से इस जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद ये समझ में आया है। इसके साथ साथ एक अलग खबर थी कि सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों पर भी नज़र रखेंगी, उन लोगों को वो देखेंगी जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं। चूँकि इस पूरे मसले में अगर सबसे ज़्यादा कोई चौंकाने वाली चीज़ें आई तो वो ये आया कि हिंदुस्तान के लोगों का रिश्ता आज भी पाकिस्तान में बना हुआ है, यानी दुश्मन देश जिसको माना जाता है हो जाता है। अगर आपको उनके साथ रिश्तेदारी रखनी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर करती है जो आपको बाकी से अलग करती है, और इस अलग होने पर सरकार की ओर से सुरक्षा एजेंसी अब नज़र रखेंगी, क्योंकि लाखों की तादाद में जो शादी करके यहीं रहने वाला जो समझ में आया चक्कर था, वो कहीं उनमें से कोई भी एक कहीं ऐसा तो नहीं उस चेन में गड़बड़ करेगा। तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और दुनिया भर में ये नज़र रखी जाती हैं, और नज़र ही नहीं, उनको मुझे लगता है कि उन पर बहुत इस तरह से देखना होगा, क्योंकि कोई भी आसानी से, चूँकि पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है और वो उनको पूरा करने के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं, जिनकी रिश्तेदारियाँ वहाँ होती हैं वो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो खबर है, इस पर नज़र रखनी है। और एक और लगातार आपने देखा हो पाकिस्तान के, उसमें एक मध्य प्रदेश की सीहोर की खबर पर आपकी नज़र ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। ये सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी शहजाद परवीन, इसने पोस्ट किया था अल्लाह पाकिस्तानी सैनिकों को सुरक्षित रखे। ये एक पूरी पोस्ट पर बहुत चर्चा हुई थी, बहुत हल्ला हुआ वहाँ सीहोर में। फिर बाद में अभी उसको निलंबित किया गया है, केस दर्ज किया गया है। और एक
एक जो खबर है जिस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत बड़ी बातचीत मैं आपके साथ उस पर करूँगा, एक उसमें वो ये है कि पशु तस्कर यानी गायों की जो तस्करी करते हैं, वो इतना बड़ा उद्योग कैसे हो गया? कल जौनपुर में एक तस्कर में जिसके साथ सलमान था, उसके साथ नरेंद्र यादव और एक और गोलू, इन लोगों को पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने एक सिपाही को ही कुचल दिया, जो ड्यूटी ऑनलाइन ड्यूटी पर हो, जिसको वीर गति मिली। और ये जो फिर बाद में 15 थानों की पुलिस ने उसको घेर कर पकड़ा, फायरिंग हुई और उसमें सलमान की मौत होगी, नरेंद्र यादव और गोलू पकड़ा गया। लेकिन ये लंबे समय से अगर आप गौर करेंगे तो जो पशु तस्कर हैं, ये जैसे ये सलमान का परिवार है, ये 15 साल से इसी में लगा हुआ था। इसके पिता मुसाफिर और इसका भाई सैफ जेल में है, भाई जेल में है सैफ, जो पशु क्रूरता में है। तो लगातार अगर हम देखेंगे तो वो जो है ये इसको देखते हैं कि ये लगातार बड़ी खबर है। और आपको याद होगा इसमें अलग अलग जगह पर यूपी में बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में अब तक योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में वो लोग पकड़े जा चुके जो गायों को और उनको चोरी भी करते हैं, या जो सड़क पर घूम रही हैं उनको काटते हैं, या बूढ़ी और बीमार गायों को खरीद के उनको काटकर उनका मांस बेचते हैं और उससे एक बहुत बड़ा पैसा अर्जित होता है। ये पैसा कितना बड़ा होता है इस पर हम लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। जब मेरठ में अकबर बंजारा पकड़ा गया था तो मुझे लगता है कि वो जो है उसके पास से 200 करोड़ रुपए की एसेट्स बरामद हुई थी, जो सीज की गई थी। वो और उसका भाई आसाम पुलिस ने आकर यहां से ले गए थे और बाद में वो एनकाउंटर में वहां मारा गया जब भागने की कोशिश कर रहा था। तभी ये समझ में आता है कि वेस्टर्न यूपी या यूपी में जैसी जगहों में किस तरह से गायों को काटने का और उनको अवैध तौर पर बेचने का एक बहुत बड़ा रैकेट है, क्योंकि ये इजी मनी है। इजी मनी के लिए वो शख्स जिसको काटना है वो कुछ भी काट रहा है और उसके बाद उसको बेच रहा है। ये एक संस्थागत तौर पर आपको दिखाई देता है, तो इस पर देखने की ज़रूरत है। इसमें चूंकि इजी मनी होने लगी तो अब उन्होंने इसमें बहुत सारे लोग जो पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था कि कोई हिंदू, क्योंकि हिंदुओं को ये माना जाता था वो गाय नहीं काट सकता, क्योंकि यही एक आखिरी अपराध है जिसके बाद हिंदुत्व में वापसी संभव नहीं है। ये पौराणिक परंपराओं में है, लेकिन अब उनको भी शामिल किया गया क्योंकि पैसे का लालच, चीज़ी मनी है। और ये बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि खबर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। या आज इस खबर का सिर्फ मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, लेकिन हम उस पर बात करेंगे। तो इस अंक में अभी इतना ही, क्योंकि आप लोगों का कहना था कि एक छोटा सा वो हो, हम इसको और परिष्कृत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, रात को फिर 9 बजे।